हेलो। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, सोल्यूशन चैप्टर, जिससे आपके 5 मार्क्स पॉसिबिलिटीज हैं। ये बहुत श्योरिटी नहीं रहती है आज के डेट में कि इससे 5 मार्क्स के आएंगे। फिर भी ये श्योर है कि न्यूमेरिकल्स इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आकर के 5 मार्क्स हो सकते हैं, जो अब तक आते रहे हैं उसके बेसिस पर। यहाँ आज हम लोग इतने सारे टॉपिक्स में उठाने जा रहे हैं: different types of solutions, expression of concentration, and Henry's law basically. स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग को समझना होगा यहाँ कि सोल्यूशन है क्या। सोल्यूशन आपका, और सोल्यूशन की जरूरत हम लोग को क्यों पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर। सोल्यूशन इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components, और जब वो मिक्स करते हैं तो या तो वो होमोजेनस वे में मिक्स करेंगे या हेट्रोजेनस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ होमोजेनस एग्जैक्टली? होमोजेनस में ये होगा कि जो भी कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे हैं, सोल्यूशन बनने के बाद दोस कंपोनेंट्स शुड नॉट बी विजिबल, वो कंपोनेंट्स दिखने नहीं चाहिए। लेकिन हेट्रोजेनस में क्या है, आपको दिखेगा कंपोनेंट। जैसे हम लोग एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी 2-3 चीज जैसे झालमुड़ी वाली टाइप की चीजें हो गई, वो आपका हेट्रोजेनस होगा। वो उसको हम लोग ट्रू सोल्यूशंस में नहीं डालेंगे, वो आपका सस्पेंशन, वो मिक्सचर सस्पेंशन में चला जाता है। लेकिन जिसमें कंपोनेंट्स को ऐसे मिक्स किया जाता है जिससे कि फिर कंपोनेंट्स आपके दिखते नहीं है वहां पर मिक्सिंग के बाद। अब यहाँ पर आता है कि हम लोग को आदत है सुनने की, सोल्यूशन स्टैंड्स फॉर व्हाट। सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें से एक सॉल्वेंट कहलाएगा और जो मिक्स कर रहे हैं वो सोल्यूट कहलाते हैं। तो किस बेसिस पे किसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, किसको सॉल्वेंट कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। सोल्यूट वो सब्सटेंस हुआ जिसकी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सॉल्वेंट से कम होगी। दूसरा चीज जो मेन पार्ट टेक्निकल चीज है, सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इतनी हिम्मत हो उसके मॉलिक्यूल्स को कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को पीसेस में तोड़ने के लिए फोर्स करे। और ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज 1 से लेके 1 नैनोमीटर से कम का होगा, उतने पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाएगा जिससे कि वो सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जा सके। इसलिए सोल्यूट के बारे में कहा जाता है विच गेट्स डिस्पर्स्ड, यानी कि टूट सके। एंड सॉल्वेंट को कहा जाता है कि विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग दैट दो सोल्यूट सब्सटेंसेस। तो सॉल्वेंट को उतना स्ट्रांग होना होगा। लेकिन हम लोग देख के कैसे पता करेंगे कि कौन सॉल्वेंट है? जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। अब यहाँ पर है कि आपका सोल्यूशन, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो कि सोल्यूशन सबके बहुतों के मन में रहता है कि वो एक लिक्विड स्टेट है। नहीं, सोल्यूशन आपका सॉलिड स्टेट का भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट भी हो सकता है, गैस स्टेट भी हो सकता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है जिसमें गैसेस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन 3 तरह के हैं। गैसेस सोल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो स्टेट है उसके बेसिस पे बात किया गया है। गैस मिक्स्ड विद इन गैस, लिक्विड मिक्स्ड इन गैस, सॉलिड मिक्स्ड इन गैस, एंड उसके एग्जाम्पल्स भी डाले गए हैं आपको यहाँ पर। ये अक्सर एग्जाम्स में क्या होता है, जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं वो पूछ करके दे करके बताते हैं कि कौन सा सॉलिड किस स्टेट में है और लिक्विड कौन सी स्टेट में है। अब जैसे चीनी आपने पानी में मिलाया तो पानी लिक्विड स्टेट हुआ, तो सोल्यूशन भी लिक्विड स्टेट का हो जाएगा। जो सॉल्वेंट का जो स्टेट है वही सोल्यूशन का स्टेट होगा। तो गैसेस सोल्यूशन में हमारा 3 तरह का है, लिक्विड सोल्यूशन में भी 3 तरह का, जिसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व है लिक्विड में। सॉलिड सोल्यूशंस में भी गैस, लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व है सॉलिड में। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए और 3 तरह के सोल्यूशंस आपको नजर आएंगे। ये 3 तरह के सोल्यूशंस जो नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये हर एरिया, केमिस्ट्री के हर एक एरिया में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस समय हम सोल्यूट सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी कितने सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, ये हमारा पूरा हक बनता है जानने का, जिससे कि हम किसी भी लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट कर सके। जैसे मेडिकल साइंस में जितने मेडिसिन के जो फॉर्मेशन होते हैं, तो उसकी भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स रहती है। तो जब तक हम उसके एक्सप्रेशन को समझेंगे नहीं, तो इंटरनेशनली वो सब का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, वो सब चीज का यूजेस नहीं हो सकता है। दवाई के कवर पे आप देखोगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन तरह तरह से दिए रहते हैं। तो एक थोड़े से हम लोग यदि इसके कॉम्पिटिशन पर से अवेयर हो जाए, तो नेचुरली हम लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी बात समझने में कि सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, और किसका कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, जो डॉक्टर्स करते हैं। नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, लाइक इंजीनियर्स ऑल्सो, उनको भी पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन का कहीं यूज करना है तो सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, कितना सॉल्वेंट में मिक्स करना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए।
According to our syllabus, we have 7 ways to express concentration of solutions. इसमें आपका 2 छूट जाता है, एक नॉर्मेलिटी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्मेलिटी आपका 12th में दिया ही नहीं है. इसके अलावा फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी इज यूजलेस, वी डोंट नीड टू मेंशन ओवर हियर. तो टोटल 7 है. मास परसेंटेज हुआ, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हुआ, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. ये एक एक करके एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड में भी हुआ था आपका. जैसे हम लोग मास परसेंटेज पर आते हैं, क्या मीन करता है? मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. क्योंकि परसेंटेज है इसलिए आउट ऑफ 100 निकालना होगा. आपको 10% ग्लूकोज बाय मास बोलता है, तो 10% का मतलब क्या हुआ कि आप 100 ग्राम सॉल्वेंट लेके बैठ जाइएगा. 100 ग्राम सॉल्वेंट लेके बैठिएगा तो 100 ग्राम सॉल्वेंट तभी हो पाएगा क्योंकि जब सॉलिड सॉलिड में मिला रहेगा तो दोनों के मासेस को मिलाने होंगे. यदि 10% ग्लूकोज इन वाटर की बात कर रहा है तो ग्लूकोज सॉलिड है एंड वाटर लिक्विड है, तो उसमें 10 ग्राम्स ग्लूकोज लेंगे एंड दैट हैज टू बी डिसॉल्व इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्योंकि दोनों को मिला करके 100 आना चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूशन. फिर 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड जो लिखा हुआ है, ये हमने जानबूझ के दिया था. व्हाट एग्जैक्टली इट मींस. 3.62 ग्राम इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन या 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और ये आज के डेट में यूज होता है एज ए सैनिटाइजर वी कैन से. फिर कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कार्बन डाइक्लोराइड. ये सारा फॉर्मूला आप वैसे ही लगाइएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन टोटल मास को ध्यान रखना है कि ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा. तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन जो है जिसमें कहता है कि solution is obtained by mixing 300 grams of 25% solution and 400 grams of 40% solution by mass. यानी 2 solutions आपके बने हुए हैं, उससे उन दोनों को मिक्स करने की बात करता है. तो मिक्स जब हम करेंगे तो 300 और 400 मिला के 700 हो गया टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन ए जो है कंपोनेंट, उससे कितना ग्राम्स आएगा? 75. दूसरे से कितना आएगा? 160. कैसे आया वो आप देख सकते हो. तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 160 प्लस 75, दैट इज 235 डिवाइडेड बाय 700 इनटू 100. आप कैलकुलेट कीजिएगा. इसके बाद हम लोग आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज में ध्यान रखना है कि लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है, और इस केस में आपका आ जाएगा क्या? जब भी वॉल्यूम ऑफ उसमें वैसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस दफा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा. वॉल्यूम ऑफ यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एरर हो गया है, ये सॉल्यूट है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पर भी आप देखिए 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर. इसका मतलब क्या है? 10 मिलीलीटर इज डिसॉल्व इन 90 milliliter of water, so the total volume will become 100. ये चीज है. ethylene glycol को 35% solution of ethylene glycol used as antifreeze in car for cooling the engine. What does it mean? 35 milliliter of ethylene glycol is dissolved in 65 milliliter of water. ये आपको बतानी है ऐसे. नेक्स्ट है मास परसेंटेज. इसमें सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड है, तो वैसे ही मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. पार्ट्स पर मिलियन, दिस इज कैलकुलेटेड only for microscopic particles and it should be out of 10 to the power 6. इसलिए इसको कैसे लिखे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6. यदि कहा जाता है कि 5.8 ppm है पार्ट्स पर मिलियन इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि 5.8 ग्राम्स जो है डिसॉल्व है आपका 1 मिलियन वाटर में, सी वाटर जिसको हम बोलेंगे. नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन के लिए, इंडिविजुअली उसको एक्सप्रेस करते हैं. जैसे इफ 2 सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, तो वैसे केस में आपका ए एंड बी की जब बात आएगी तो आपको निकालना होगा वैसे. पिछला में जो देखा हमने, काई इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, काई बी इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb. दोनों का सम मिला के 1 आना चाहिए. और n कभी आप नहीं निकाल सकते हो तो a बाई डब्ल्यू ए लिखिएगा. यहाँ पर क्वेश्चन है आपका उसी के बेस पर मोल फ्रैक्शन एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालना, बेंजीन का निकालना. इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए. 20% का मतलब वही हुआ 20 ग्राम्स डिसॉल्व इन. यदि एक्वस है
तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि वो 80 मास की बात कर रहा है या 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है, उसको ध्यान देना होगा। अभी आ जाइए मोलारिटी। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। हम लोग 11 स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू एन इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एन की जगह पे ए बाई डब्ल्यू ए लिख सकते हैं हम लोग। यूनिट पर ध्यान देनी है मोलारिटी, एंड दूसरा यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, उस पर ध्यान देनी बहुत जरूरी है। When solution is diluted, जब कोई solution आपका बना हुआ है उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन जो सल्यूट को तो हमने चेंज नहीं किया, जो कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का रहेगा बिफोर डाइल्यूशन दैट विल रिमेन सेम एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। लेकिन जब आप पूरे फॉर्मूला लगाइएगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट हुआ दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, m1 v1 फॉर्मूला के हिसाब से, एंड आफ्टर डाइल्यूशन इट बिकम्स m2 v2। यहाँ पर मोलारिटी की लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश की गई है। वन मोलारिटी, वन मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स वन मोल ऑफ NaOH इन 1000 मिलीलीटर। वन मोल का मीनिंग 40 ग्राम्स। m/10 मीन्स डेसीमोलर ऑफ NaOH। तो क्या ये इंडिकेट करेगा 0.1 मोल इन 1000 ml मीन्स 4 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। वैसे ही 0.25 mole per liter solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter। ये क्वेश्चंस इतने सारे दिए गए हैं, सिंपल हैं। एक पर ध्यान देना है केवल, कैलकुलेट द मोलारिटी सेकंड का बी में 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500। यहाँ फॉर्मूला लिखिएगा m1 v1 is equal to m2 v2। m1 0.5 into 30 and m2 निकालना है and v is given यहाँ पर। नेक्स्ट है concentrated nitric acid used in lab work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution। उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, इजी है। अब आ रहे हैं एक क्वेश्चन जिसको आपको समझना होगा अच्छे से। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोल। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि यदि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वी मोलर है, मतलब दोनों के रेशियो 1:1 है, तो उसके लिए कितना HCl चाहिए। जब वो ये मिक्सचर 1 ग्राम का होगा, इफ मिक्सचर इज गोइंग टू बी 1 ग्राम देन हाउ मच ऑफ HCl दैट इज नीडेड। तो हमारे से लैंग्वेज वैसे ही पूछ रहा है कि 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए HCl। तो पहले हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। 1 ग्राम के लिए 190 के लिए आपको लग रहा है कि 3 मोल्स ऑफ, ऊपर से आप देख सकते हो बैलेंस इक्वेशन को, 190 ग्राम्स के लिए 3 मोल्स चाहिए। तो फिर आपका 190 के लिए 3 मोल्स है, तो यहाँ पर 1 के लिए क्या होगा, इसमें देखने की कोशिश करेंगे हम लोग जरा सा, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से। आपसे कह रहा है कि 190 ग्राम ऑफ मिक्सचर के लिए 3 मोल्स ऑफ HCl है, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 3/190। तो ये चीज आया है। इसके बाद कह क्या रहा है कि ये आपका 3/190 की जरूरत है, बट इट हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम concentrated solution of HCl which is 0.1 molar। उसको किसी स्पून से कितना वॉल्यूम उसको उठाइएगा so that it can compete with 3/190, 3/190। उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल वे में क्या किया गया है, फॉर्मूला मोलारिटी का ले लिया गया है n into 1000/V। यही वॉल्यूम की जरूरत है आपको बताने की। 0.1 is equal to 3/190 into 1000/V। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे मोलालिटी। मोलालिटी आपका डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी। यूनिट ध्यान रखना मोलल कहलाता है, मोल्स पर केजी यूनिट है। इसके फॉर्मूला देख लीजिए कि गिवन मास divided by molecular mass which represents Na here into 1000 upon weight of solvent। यूनिट मोलल, स्मॉल m से लिखिएगा इसको। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो अभी पिछले जितना कर चुके हैं उस पर है, उसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है। लेकिन ये टारगेट रहना है कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एंड इंडेक्स एग्जाम्पल्स ही है ये, आपको उसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए, तभी आगे के लिए बहादुरी दिखानी होगी। दिस इज solubility now, solubility of solid in water, solubility of gas in water we need to understand here। जैसे solubility की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो
कितना अमाउंट सल्यूट का डिसॉल्व होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट एक्सप्लेन सॉलिबिलिटी ऑफ दिस सॉलिड सब्सटेंस व्हिच इज गोइंग टू गेट डिसॉल्व। ये सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होता है। ग्लास में चीनी पानी में मिलाइएगा तो ग्लास ठंडा होता है, इसका मतलब एंडोथर्मिक है। वो हमारे से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। तो ये सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम अटेन करता है। इक्विलिब्रियम के बाद आप और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं, बट हाउ कैन यू अंडरस्टैंड मोर एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट, और कैसे सॉलिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर एंडोथर्मिक इज फॉरवर्डेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सॉलिबिलिटी होगा। और एक चीज और देखना है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फॉरवर्डेड, solubility increases. With the increase in temperature, with a decrease in temperature, crystallization takes place with a decrease in temperature. ये लाइन को ठीक से ध्यान से देखिएगा कि यदि टेम्परेचर कम कीजिएगा तो क्रिस्टलाइजेशन यानी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। किसको बोले? सैचुरेटेड हुआ जिसमें कि अब और सल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते हो। अनसैचुरेटेड मीन और भी सल्यूट ऐड किया जा सकता है और टेम्परेचर बढ़ाने से और भी सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं वो। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, ये थोड़ा सा लीक से हटके हो जाता है। गैस को आपको लिक्विड में डिसॉल्व करना है। सामने रखिए CO2 हैज टू बी डिसॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक टू मेक इट एरेटेड वाटर। अब ये सॉलिबिलिटी के साथ क्या है, नोटिस किया गया गैस के साथ कि जबरदस्ती बॉटल में घुसाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल में बाहर से प्रेशर लगाया गया होगा, एंड वो प्रेशर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर फैक्टर रोल करेगा। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे प्रेशर डिपेंड करवाता है सॉलिबिलिटी पर, हेनरी साइंटिस्ट वर्कड ऑन इट एंड ही सेड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो गैस वेपर फेज में उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो वो गैस फिर लिक्विड के साथ डिसॉल्व कर जाता है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि दिस प्रेशर विच इज अप्लाइड should be directly proportional to mole fraction of any that particular solute. प्रोपोर्शनल साइन को हटाइएगा तो इक्वल टू KH आ जाएगा। अब हेनरीज लॉ का फिर से देख लीजिए। हेनरी लॉ ने क्या बोला कि प्रेशर अप्लाइड ऑन द surface of on gas on the surface of liquid, that is called basically Henry's law. It's okay. इसी को दूसरे तरह से इंटरप्रेट करें हम कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा then solubility of gas is directly proportional to partial pressure of the gas. It means that X should be replaced by mole fraction, you will say here. The law at constant temperature, solubility X should be represented by mole fraction. It's okay, but this represents, in this case, solubility also. This term is basically solubility. We are saying how much of gas going to dissolve in how much of liquid, it explains. Next is graph is given. ये हम लोग को मालूम है कि KH and X का relation inversely proportional है. Greater the value of KH, lower is the solubility of the gas in liquid at constant temperature. And this value of KH increases with the increase in temperature. ये आपका ग्राफ दिया हुआ है जिससे पार्शियल प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है मोल फ्रैक्शन के साथ, काफी स्टीप जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, वो देख लीजिएगा आप रोक करके। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एक तो सॉफ्ट ड्रिंक में डिसॉल्व कराया, दूसरा बेंड सिचुएशन से बचाता है। बेंड सिचुएशन इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज लाइक इफ स्कूबा डाइवर्स दे गो इनसाइड वाटर में जैसे जाते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम रखना होगा और हीलियम के साथ साथ उनको ये भी नाइट्रोजन भी रखनी होगी। तो क्यों इतना सारा सिलेंडर लेकर जाएं? नहीं जाने से अंदर ये गैस एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। फिर भी जिनके पास ये सब चीजें नहीं है वो पानी के अंदर जाते हैं, डूबने लगते हैं, ऊपर बुलाया जाता है, तो वो उस वैसे सिचुएशन में दे आर बेसिकली मीन्स लाइक बेंड सिचुएशन इज क्रिएटेड, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत शरीर के अंदर चला गया रहता है। तो यहाँ पर भी वही है कि जिस नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो बाहर में, स्कूबा डाइवर्स जिसमें बाहर आते रहते हैं, नाइट्रोजन अंदर चला ना जाए,
तो उसी समय ये लोग बाहर आने वक्त नाइट्रोजन के सिलेंडर को ऑन कर देते हैं. वंस दैट नाइट्रोजन सिलेंडर दैट इज ऑन, दिस इंडिकेट्स व्हाट, it can be means nitrogen can be inhale. नाइट्रोजन वैसे पॉइजनस है, थोड़ा सा इनहेल किया जा सकता है सो दैट बैलेंस कैन बी क्रिएटेड. एंड नाइट्रोजन विल नॉट एंटर टू क्रिएट स्पेस. जो उनके अंदर कैपिलरीज में बबल्स वगैरह आने लगेंगे, उसको रोकने के लिए बेसिकली ये लोग नाइट्रोजन गैस कैरी करते हैं, उस बेंड सिचुएशन को रोकने के लिए. तीसरा है एट हायर एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, मींस एयर प्रेशर कम होता है. दिस लीड्स टू solubility of less concentration of oxygen in the blood of climbers which causes anoxia. ये क्वेश्चन है हमारा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट पर है, H2S टॉक्सिक गैस है, वो वाले क्वेश्चन पर है आपके. ये फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ हेनरीज लॉ का. हेनरीज लॉ में एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन इस तरह का था, इफ टू गैसेस A and B have KH value at 15 and 20 kilobars, which is more soluble. तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो KH एंड सॉलिबिलिटी का रिलेशन आपस में इनवर्सली है, एंड KH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तो जब भी आपको सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एक्सप्लेन करना होगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन KH. आफ्टर गेटिंग KH वैल्यू यू कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, लाइक इन दो गैसेस में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जिनका KH वैल्यू कम होगा वो ज्यादा स्टेबल है. पहला क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन है कि KH वैल्यू एट 25 किलोबार at 25 kilobar at 25 degree Celsius and 35 kilobar at 40 degree Celsius. किस टेम्परेचर पे अच्छे से सॉल्युबल होगा? जिसमें KH का वैल्यू कम होगा उसमें नेचुरली सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा. तो एक किस टेम्परेचर पर ज्यादा सॉल्युबल होगा? 25 डिग्री सेल्सियस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन रादर देन वार्म वाटर. सिंपल सी बात है, कोल्ड वाटर के केस में solubility of gas increases with the decrease of temperature, जिसकी वजह से aquatic life को बचाया जा सकता है. They don't have to come out. तीसरा आपका हेनरीज लॉ डायरेक्ट है, उसको ध्यान देते रहिएगा. यूजेस हम लोगों ने पढ़ लिया है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से you need to study. That's all. Thank you very much. We'll start with the new topic of solid state in the next class.